आज हम एक ऐसे छोटे से द्वीप की अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाएंगे जिसने दुनिया के इतिहास पर एक बहुत बहुत गहरी छाप छोड़ी। तो चलिए समझते हैं बारबाडोस की कहानी, वो द्वीप जो एक ब्लूप्रिंट बना। तो सवाल ये उठता है कि इतना छोटा, दुनिया से कटा हुआ एक द्वीप एक पूरे साम्राज्य का ब्लूप्रिंट मतलब एक खाका कैसे बन गया। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन बारबाडोस की कहानी बिल्कुल यही है। और ये एक ऐसी कहानी है जो हमें आज की दुनिया मतलब मॉडर्न कैपिटलिज्म, नस्ल और उसके खिलाफ हुए संघर्षों की जड़ों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। अब देखिए, एक औपनिवेशिक महाशक्ति बनने से बहुत पहले बारबाडोस को असुविधाओं का द्वीप माना जाता था। आइए देखें कि आखिर क्यों शुरुआत में यहां बसना इतना मुश्किल काम था। सोचिए, एक ऐसा द्वीप जहां ताजे पानी का कोई स्रोत ही ना हो, ना कोई नदी, ना झील और बारिश का भी कोई भरोसा नहीं। बारबाडोस बसने के लिए बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं थी। असल में कोलंबस भी इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया था। इन सब के बावजूद 1627 में यहीं पर पहली स्थायी अंग्रेजी कॉलोनी बसाई गई, जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तो जब अंग्रेज वहां पहुंचे, द्वीप लगभग खाली था। मतलब गुलाम बनाने के लिए कोई स्थानीय आबादी थी ही नहीं। इसलिए अपनी मजदूरों की जरूरत पूरी करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अलग स्रोत की ओर देखा, अपने ही देश के लोगों की तरफ। शुरुआती सिस्टम अनुबंधित सेवकों यानी इंडेंचर्ड सर्वेंट्स पर आधारित था। ये वो लोग थे जो एक तय समय, मान लीजिए 4 से 7 साल तक काम करने के लिए राजी होते थे, जिसके बदले में उन्हें नई दुनिया में आने का मौका मिलता था। लेकिन बागान मालिकों को जल्द ही समझ आ गया कि ये सिस्टम उनके लिए ठीक नहीं है। ये मजदूर अक्सर बगावत कर देते थे और आखिर में उन्हें आज़ाद भी करना पड़ता था, जो काफी महंगा सौदा था। और फिर 1636 में एक ऐसा नियम पास हुआ जिसमें सब कुछ बदल कर रख दिया। नियम था, नीग्रो को जीवन भर सेवा करनी होगी। ये एक भयानक मोड़ था। अंग्रेजी कॉलोनियों में नस्ल के आधार पर स्थायी वंशानुगत गुलामी बनाने की दिशा में ये पहला कानूनी कदम था। और फिर 1640 के दशक में गन्ने की एंट्री हुई। इस सफेद सोने ने द्वीप को एक बहुत बड़ी और बेहद मुनाफे वाली फैक्ट्री में बदल दिया। लेकिन इस चीनी क्रांति को चलाने के लिए बागान मालिकों को एक बहुत बड़ी, स्थायी और पूरी तरह से काबू में रहने वाली लेबर फोर्स चाहिए थी। 1649 में बागान मालिकों का सबसे बुरा सपना सच हो गया। गोरे अनुबंधित सेवक और गुलाम बनाए गए अफ्रीकी, जो दोनों ही भयानक हालात में जी रहे थे, उन्होंने मिलकर बगावत कर दी। उन्होंने खेतों में आग लगा दी और अपने मालिकों पर हमला कर दिया। ये हुकूमत करने वालों के लिए एक खौफनाक लम्हा था। इस गठबंधन ने बागान मालिकों को इतना डरा दिया था कि उन्होंने जानबूझकर नस्ली विभाजन को जन्म दिया। भविष्य में ऐसी कोई बगावत ना हो, इसके लिए उन्होंने एक बहुत क्रूर लेकिन असरदार रणनीति अपनाई। फूट डालो और राज करो। उन्होंने एक नया सामाजिक ढांचा बनाया जो पूरी तरह से नस्ल पर आधारित था, ताकि गोरे और अश्वेत मजदूर हमेशा के लिए बढ़ जाएं। इस नए नस्लीय सिस्टम को कानूनी जामा पहनाया गया 1661 के बारबाडोस स्लेव कोड में। ये कानून का एक ऐसा भयानक दस्तावेज था जिसने नस्लीय गुलामी को एक सिस्टम बना दिया। लेकिन ये सिर्फ बारबाडोस के लिए नहीं था। ये एक ब्लूप्रिंट बन गया, एक ऐसा मॉडल जिसकी नकल जमैका से लेकर कैरोलिना तक पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में की गई। इस कोड ने अफ्रीकी लोगों को संपत्ति घोषित कर दिया, इंसान नहीं। इसने गुलामी को वंशानुगत बना दिया, जो मां से बच्चे को मिलती थी। इसने मालिकों को अपने गुलाम बनाए गए लोगों को मारने तक की कानूनी छूट दे दी। इसका मकसद एकदम साफ था, डर और आतंक के जरिए एक स्थायी, कंट्रोल की जा सकने वाली लेबर फोर्स बनाना, और इसके लिए गुलामों से उनकी इंसानियत और सारे कानूनी अधिकार छीन लेना। लेकिन इस क्रूर सिस्टम को कभी भी चुपचाप स्वीकार नहीं किया गया। इसका विरोध हमेशा होता रहा और उसने कई रूप लिए। कभी काम धीरे करके, तो कभी औजार तोड़कर, कभी जहर देने की साजिशें हुईं, तो कभी बड़े बड़े सशस्त्र विद्रोह हुए। सबसे बड़े विद्रोहों में से एक का नेतृत्व बुसा नाम के एक अफ्रीकी मूल के व्यक्ति ने किया था। एक हेड ड्राइवर होने के नाते उसे बागानों के बीच आने जाने की आज़ादी थी, और इसी का फायदा उठाकर उसने चुपचाप एक बहुत बड़े, पूरे द्वीप में फैले विद्रोह की तैयारी की। 1816 में विद्रोह शुरू हो गया। लगभग 20,000 गुलामों ने हथियार उठा लिए। वो उस आज़ादी के लिए लड़ रहे थे जिसके बारे में अफवाह थी कि ब्रिटेन ने उन्हें दे दी है, लेकिन स्थानीय बागान मालिक उसे छिपा रहे थे।
ये बारबाडोस के इतिहास का सबसे बड़ा गुलाम विद्रोह था। आखिर में इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, जिसमें सैकड़ों गुलाम मारे गए। लेकिन इसने एक बहुत शक्तिशाली संदेश भेजा। इसने ब्रिटेन में गुलामी विरोधी आंदोलनकारियों को दिखा दिया कि गुलाम अपनी आज़ादी के लिए लड़ने को तैयार हैं, और इसने गुलामी को खत्म करने के आंदोलन को और भी तेज कर दिया। गुस्सा का विद्रोह एक तरह से अंत की शुरुआत था। तो चलिए अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने और एक नए आज़ाद देश को बनाने के लंबे और मुश्किल सफर पर एक नज़र डालते हैं। आज़ादी एक रात में नहीं मिली। ये एक सदी से भी ज्यादा लंबी और धीमी प्रक्रिया थी। 1834 में गुलामी आधिकारिक तौर पर खत्म हुई, लेकिन पूरी आज़ादी 1838 में मिली। 1937 के दंगों के बाद मजदूरों के लिए बड़े सुधार हुए। 1966 में बारबाडोस ने आखिरकार ब्रिटेन से पूरी आज़ादी हासिल की, और हाल ही में 2021 में इसने एक संसदीय गणतंत्र बनकर अपने औपनिवेशिक अतीत से आखिरी रिश्ता भी तोड़ दिया। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, बारबाडोस की शुरुआत एक क्रूर साम्राज्य के शोषण करने वाले ब्लूप्रिंट के तौर पर हुई। एक ऐसी लैब जहाँ नस्लीय गुलामी के सिस्टम को परफेक्ट किया गया था। लेकिन इसने खुद को एक बिल्कुल अलग तरह के ब्लूप्रिंट में बदल दिया। ये आज राष्ट्रीय मजबूती, शिक्षा और आत्मनिर्णय का एक मॉडल बन गया है। इस बात का सबूत है कि सबसे काले इतिहास पर भी काबू पाया जा सकता है। बारबाडोस की कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। हमारे अपने समाज में कौन से ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट आज भी काम कर रहे हैं? अतीत के कौन से अनदेखे सिस्टम हैं जो आज भी हमारी दुनिया को चला रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।